इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इसका मतलब है कि इतना नाम अंबेडकर का लिए हैं तो नरक मिलेगा। यही इसकी व्याख्या हो सकती है। स्वर्ग का उल्टा जो है ना और कुछ नहीं हो सकता है, नरक ही हो सकता है। तो इनके मन में जो सोच थी अंबेडकर को लेकर, चलिए कम से कम आज देश में जितने लोग हमें सुन रहे हैं, 10 साल से ये बात हम लोग लगातार रिपीटेडली कह रहे हैं, 10 साल से, कि ये मूर्ति बनवाएंगे जरूर, भवन बनवाएंगे जरूर अंबेडकर के नाम पर, लेकिन उसी के नींव के नीचे अंबेडकर के विचारों को दफन कर देंगे। और ये बात अब आपके सामने स्पष्ट रूप से आ रही है। थोड़ी विस्तार से कह देता हूँ तो थोड़ा आप समझ लेंगे। जब संविधान लागू हुआ, संविधान जब सौंपा गया, 4 दिन के अंदर ऑर्गेनाइजर का लेख है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है, ये पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बोरो है। संविधान सभा के डिबेट से नहीं पढ़े होंगे। ये इनको समस्या जिन्ना से नहीं थी। भाई तुम अपना ले लो, ये तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी, साझा सरकार। तो इनको समस्या जिन्ना से, मुस्लिम लीग से नहीं थी। तुम अपना ले लो, हम अपना ले लेंगे। इनको समस्या थी अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। दोनों वेस्टर्न एजुकेटेड थे, मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इसमें विश्वास रखते थे। अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और बाबा साहब को जो आइडिया आ रहा है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, वो मनुस्मृति से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है बुद्धा से आ रहा है, वो आ रहा है रविदास से आ रहा है, वो आ रहा है कबीर से आ रहा है, वो आ रहा है तुकाराम से और फुले से। समस्या उनको वहां थी अंबेडकर से, इसलिए उस समय भी पुतले फूके गए, संविधान के खिलाफ लेख लिखे गए, अंबेडकर के खिलाफ लेख लिखे गए। और जो निकला है बेसिकली, जो आप लोकसभा चुनाव पूरा थोड़ा संदर्भ में देखिए। इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण अंबेडकर और संविधान बना था मुद्दा, और इसकी वजह से जो 400 पार मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, लोगों ने 3 पांव पे खड़ा कर दिया। ठीक है साहब, 3 पांव पे खड़ा कर दिया। वो फ्रस्ट्रेशन वहां से निकल कर आया है। चलते चलते एक बात मैं और कह दे रहा हूं कि इनकी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी इस तरह का स्टेटमेंट देने पर, दलितों पे एट्रोसिटीज हो रही है चुप रहने पर। इनके साथ जो दलित नेता हैं, दलित संगठन है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिनके कंधे पर पालकी ढोई जा रही है इनकी, हम उनकी भी भर्त्सना करते हैं। बाकी मांग आपके सामने रख दिया इन्होंने, भाई होम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मस्ट सैक हिम। तो ये दलित जितने और पिछड़े नेता जो उनकी भाषा बोल रहे हैं, हम आरएसएस से ज़्यादा उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कंधे पर चढ़ के इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नहीं तो इतना सा नंबर। तो ऐसे बिकाऊ दलित नेताओं से भी हम सावधान करने यहाँ आए हैं और उनकी भर्त्सना भी कर रहे हैं। ये लड़ाई SC/ST सांसद की खाली नहीं है। नहीं सर, वो तो दबाव एक मिनट पहले सुन लीजिए ना, मतलब सवाल करिए तो उसका सुनिए। ये लड़ाई सिर्फ SC/ST सांसद की निजी लड़ाई नहीं है। मैंने पहले कहा कि दिस इज आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। ये संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई है। अभी बनारस में शायद एक लड़का मारा है ना, वो दलित नहीं था, वो ब्राह्मण था। ठीक है, तो जो देश की जनता को ये तय करना है कि वो संविधान के साथ खड़े रहेंगे या मनुस्मृति के साथ रहेंगे, ये बेसिक सवाल है। बाकी जो SC/ST सांसद हैं उनकी नैतिकता ज़्यादा है, क्योंकि संविधान और अंबेडकर की वजह से उस संसद में उनको जाने का मौका मिला। नहीं तो पता नहीं जीतन राम मांझी आज क्या कर रहे होते, या चिराग पासवान क्या कह रहे होते, और ठावेल क्या कह रहे होते। उनकी नैतिक ज़्यादा है ना, कि उसकी वजह से एक स्पेशल प्रोटेक्शन उनको मिला। तो उनसे उम्मीद ज़्यादा की जाएगी कम से कम वो बोले। लेकिन क्या संविधान सभा में सिर्फ दलित थे? सारे तरह तरह के लोग थे। जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा में, नहीं तो मैक्सिमम लोग, मुझे लगता 99.9% लोग उस संविधान के पक्ष में थे, मनुस्मृति के पक्ष में नहीं थे। इसलिए इस देश के लीडर, इस देश की जनता की जिम्मेदारी है कि मनुस्मृति वाले मेंटालिटी के लोगों को कैसे डिफीट करें। हो सकता है मेरा भाई भी उस खेमा में हो सकता है कोई ब्राह्मण मेरे खेमा में हो, ये भी हो सकता है।
और नैकडोर की ओर से जो ये अपील है 28 तारीख को 1 बजे नेशन वाइड प्रोटेस्ट, इसके समर्थन में मैं आया हूँ। इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए इनका कुंडली और इतिहास जानता हूँ। तो जो उनका लाइन है वो लाइन सब लोगों ने कह दी, लेकिन इतिहास में तो व्याख्या होती है। और ये कह रहे हैं कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो इसमें एक लाइन छुपा हुआ है, एक लाइन छुपा हुआ है, और वही लाइन छुपा हुआ है जो इनके पुरखे और पूर्वज हिंदू महासभा, आरएसएस, ये तमाम लोग सोचते थे। और अंबेडकर के जीते जी उनके पुतले फूके गए नेहरू के साथ। कल्याण प्रेस ने लगातार लेख छापे, हीन जाति अंबेडकर, हीन जाति अंबेडकर। तो उसका जो छुपा हुआ लाइन है कि इतना नाम अगर हम एक चीज़ जो अभी रतन लाल जी ने कहा, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम एनडीए के जो एलाइज हैं, खास तौर से जो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, और एक अपरोक्ष जो उनके एलाइज है चंद्रशेखर हैं, हम उनकी तरफ से अभी सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब संसद में, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से पहुंचे हैं, रामदास अठावले हैं, और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो एनडीए के एमपी चुन कर आए हैं, हम उनकी भी भर्त्सना करते हैं। और हम पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब के नमक का कर्ज वो कब चुकाएंगे। उनके सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान होता रहा और ये सारे के सारे नेता खामोश बैठे रहे। और उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि जिंदगी भर चुनने के लिए चुनकर नहीं आए हैं वो संसद में। और हम सब लोग उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगली बार वो संसद में चुनकर नहीं आएंगे। हमने आज हम सब लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि जो भी दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबा साहब के अपमान पे खामोश रहेगा, अगली बार उसको संसद का मुंह देखने नहीं देंगे। देखिए, मैंने कहा कि ये कॉल पहले ही हो गई थी। मायावती जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, कम से कम वो कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि ये 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट से आते हैं, 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 47 शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। ये सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बाबा साहब और के प्रति उनका कर्ज है तो बाबा साहब के अपमान के खिलाफ अपने अपने क्षेत्र में करते क्यों नहीं। हम चाहते हैं वो करें, जिससे कि सरकार पे दबाव बने और गृह मंत्री को मजबूरन इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़े। संविधान के निर्माता का सम्मान के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमारे दलित समाज की, आदिवासी समाज की आवाज़ कैसे उठाएंगे। एक्चुअली आजकल हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे कहती है आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो मेरा ये फर्म बिलीव है कि कोर्ट के अंदर उस सोच वाले जज बहुत बन गए हैं और हमें उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने जो उनके जजमेंट एज एन एडवोकेट उनको हमने पूरी क्रिटिकली उनको एनालाइज किया है, बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। तो बहुत सारे जजमेंट तो ऐसे हैं जो संविधान को और कानून को ताक पे रख के आस्था के ऊपर आधारित है या प्रीजुडिस है। हमें वहाँ बिल्कुल न्याय की भरोसा नहीं रहा है। पूरे देश में 90% लोग आज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बहुत सारे जजों, सबको नहीं, अच्छे जज भी हैं, लेकिन बहुत सारे जजों पर उनका भरोसा उठ चुका है। उनके शब्दों में, उनके जजमेंट्स के अंदर भी पढ़ने के बाद लगता है कि उसमें न्याय की भावना नहीं है बल्कि प्रिजुडिसनेस है।